Hello friends, my name is Disha. Welcome to this channel Medipedia. Today we will discuss about GH growth hormone, जिसके लिए हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि जब बॉडी की ग्रोथ होती है तो उसके अंदर कौन इंपॉर्टेंट होता है? जीएच इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा 2 इयर्स का है, 2 साल का बच्चा है, तो उसकी बोन्स थोड़ी सी छोटी होगी, मसल्स थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 20 इयर्स का अडल्ट में डेवलप होता है तो स्लोली स्लोली उसकी बोन्स की जो साइज है, बोन सेल्स की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होंगे, तो उसकी हाइट बढ़ेगी, मसल्स बढ़ेगी, बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनकी साइज बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीएच कहते हैं। बट आज हम देखेंगे कि इसके अलावा जीएच के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो जीएच है वो सिक्रेशन कैसे होता है, कहाँ से सिक्रेशन होगा। सो जीएच इज सिक्रेटेड बाय सोमेटोट्रॉप्स। ये एक टाइप की सेल्स होती है सोमेटोट्रॉप्स। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सेकंड इज सोमेटोट्रॉप्स जो है वो एसिडोफिलिक सेल्स होती है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सोमेटोट्रॉप्स किस टाइप की सेल्स होती है, तो एसिडोफिलिक सेल्स होती है। इसके अलावा लैक्टो ट्रॉप्स भी क्या है? एसिडोफिलिक सेल्स है। लैक्टोट्रॉप्स से बेसिकली प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होता है। एंड ये दोनों ही कहाँ के हैं? सोमेटोट्रॉप्स कहाँ से सिक्रेट होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेशन होगा। एंटीरियर पिट्यूटरी हैज टू टाइप्स ऑफ सेल व्हिच हैव डिफरेंट स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। अलग अलग टाइप की स्टेनिंग प्रॉपर्टीज थी एंड उसी के बेसिस पे हमने क्या किया? दो टाइप की सेल्स बना दी। फर्स्ट इज क्रोमोफोब। सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं। दैट इज दैट इज क्रोमो। एंड इसका मीनिंग होता है पिगमेंट। एंड पिगमेंट को मैं क्या कह सकती हूँ? कोई कलर्स या डाई, किसी भी टाइप की डाई। ये क्या है? सेल्स फॉब है। फॉब को मैं क्या कहती हूँ? फॉबिक। फॉबिक मीन्स इसको डर लगता है किससे? पिगमेंट से। तो मतलब ये स्टेन जो है वो अच्छे से नहीं लेगी, क्योंकि इसको स्टेन से डर लगता है। जिस चीज से हमें डर लगता है हम वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इसको पिगमेंट से डर लगता है, पिगमेंट से फॉबिक है ये, तो ये स्टेन्स को अच्छे से नहीं ले पाएगा। क्रोमोफिलिक। फिलिक का मीनिंग क्या होता है? फिल। दैट इज रिलेटेड फिलिक। एंड फिलिक का मीनिंग क्या होता है? लविंग। इट मीन्स इसको स्टेन से बहुत प्यार है। एंड आपने देखा होगा कि जिस चीज से हमें बहुत प्यार होता है, हमें जो चीज पसंद होती है, हम उसे बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रोमोफिलिक सेल्स है वो स्टेन्स को बहुत अच्छे से लेगी एंड डार्क स्टेन होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं क्रोमोफोब सेल्स। क्रोमोफोब सेल्स डू नॉट पॉजेस ग्रेन्यूल्स। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि कौन सी सेल्स के पास ग्रेन्यूल्स होंगे, कौन सी सेल्स के पास नहीं होंगे। तो क्रोमोफोब सेल्स के पास ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, जबकि क्रोमोफिलिक सेल्स के पास में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्रोमोफोब सेल्स स्टेन पुअरली, बट जबकि क्रोमोफिलिक सेल्स है वो बहुत अच्छे से डार्क स्टेन करती है ग्रेन्यूल्स को। क्रोमोफोब सेल्स 50% ऑफ टोटल सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरीज फॉर्म करती है, बट ये सिक्रेटरी नेचर की नहीं होती। ये क्या है? जस्ट प्रीकर्सर है क्रोमोफिलिक सेल्स के। टाइप्स ऑफ क्रोमोफिलिक सेल्स हम देखें तो क्रोमोफिल सेल्स को हमने टू मेथड से डिवाइड किया। हम डिवाइड कर सकते हैं इसे इसकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी से एंड साथ ही में इसके सिक्रेटरी नेचर से। स्टेनिंग प्रॉपर्टी से किया जाए तो हम दो टाइप की सेल्स देखते हैं, एक होती है एसिडोफिलिक एंड एक होती है बेसोफिलिक। एसिडोफिलिक सेल्स को हम अल्फा सेल्स भी कहते हैं एंड बेसोफिलिक सेल्स को हम बीटा सेल्स भी कहते हैं। तो एसिडोफिलिक ए से हम अल्फा याद कर सकते हैं एंड बेसोफिलिक के बी से हम बीटा सेल्स याद कर सकते हैं। एसिडोफिलिक सेल्स फॉर्म करती है 35% को एंड बेसोफिलिक सेल्स फॉर्म करती है 15% को। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्रेटरी नेचर। तो क्रोमोफिल सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। सोमेटोट्रॉप्स की बात की जाए तो सोमेटोट्रॉप्स सिक्रेट करते हैं ओनली एंड ओनली जीएच। कॉर्टिकोट्रॉप्स सिक्रेट करते हैं एसीटीएच। थायरोट्रॉप्स सिक्रेट करते हैं टीएसएच एंड गोनेडोट्रॉप्स सिक्रेट करते हैं गोनाड हार्मोन्स, दैट इज एफएसएच एंड एलएच। लैक्टोट्रॉप्स की बात की जाए तो वो सिक्रेट करते हैं प्रोलैक्टिन। सोमेटोट्रॉप्स एंड लैक्टोट्रॉप्स दोनों क्या है? एसिडोफिलिक है। बाकी ये तीनों क्या है? हम्म, ये तीनों क्या है? बेसोफिलिक है। ठीक है, सोमेटोट्रॉप्स फॉर्म करते हैं 30 to 40% ऑफ क्रोमोफिल सेल्स। देखिए, सोमेटोटॉप्स ने क्या किया? 30 से 40% क्रोमोफिलिक सेल्स को फॉर्म किया। अब हम क्या कहते हैं कि जब भी पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, पिट्यूटरी ट्यूमर है, किसी किसी भी जगह का ट्यूमर हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? कोई ना कोई लिक्विड सिक्रेट होगा। क्या सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ट्यूमर्स में? हमेशा जीएच का सिक्रेशन होता है। जीएच हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन होता है। इसी वजह से जीएच कहाँ से सिक्रेट हुआ है? सोमेटोटॉप्स से सिक्रेट हुआ है। एंड सोमेटोटॉप्स क्या होती है? एसिडोफिलिक सेल होती है। सोमेटोट्रॉप्स
एसिडोफ्लिक सेल्स होती है, इसीलिए हम पिट्यूटरी ट्यूमर को हम क्या कह सकते हैं, एसिटोफ्लिक ट्यूमर भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसकी केमिस्ट्री कि किस कैसे फॉर्म होता है जीएच। जीएच फॉर्म होता है सिंगल चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड से, ऐसी कुछ सिंगल सेल होगी एंड जिसमें 191 अमीनो एसिड्स होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट की बात की जाए तो 21,500 इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ब्लड लेवल जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ब्लड लेवल कितना होता है, तो अडल्ट्स में अप टू 300 ग्राम्स पर डेसीलीटर, जबकि बच्चों में कितना है 500 नैनोग्राम्स पर डीएल। ज्यादा किसमें होता है, तो ज्यादा होता है अडल्ट्स में, क्योंकि बच्चों में 500 तो है लेकिन हमें क्या याद रखनी है, इसकी यूनिट याद रखनी है। ठीक है, यूनिट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डेली आउटपुट की बात की जाए तो अडल्ट्स में ओनली एंड ओनली 0.5 to 1 mg आउटपुट जीएच का होता है। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा। क्यों, क्योंकि जीएच हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का। अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का होता तो वो कहाँ कैसे होगा, नर्व से होता, नर्व फाइबर्स से होता। एंड इसका ट्रांसपोर्ट होता है जीएच बाइंडिंग प्रोटीन रिसेप्टर्स से। जीएचबीपीएस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। हाफ लाइफ की बात की जाए तो जीएच इफ सर्कुलेटिंग है ब्लड में तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है, जस्ट 20 मिनट्स उसकी हाफ लाइफ होती है। एंड इसके मेटाबॉलिज्म की बात की जाए, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, लीवर एंड किडनी में होगा। क्यों, क्योंकि ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड या मैं क्या कह सकती हूँ, प्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हमने देख ली इसका मेटाबॉलिज्म। अब हम देखते हैं एक्शंस कि क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, जो मैंने आपको आज का टॉपिक स्टार्ट होते ही बताया था। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जीएच का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच कॉजेज ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जीएच का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो बॉडी की जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, गिगेंटिज्म कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जीएच का डेफिशिएंसी हो जाती है, जीएच का लेवल बहुत कम हो जाता है बेसिकली बच्चों में, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं, बोनापन। बोनापन को क्या कहा सकते हैं हम, ड्वार्फिज्म कह सकते हैं। बहुत से बच्चों की हाइट, बोन्स की ग्रोथ बहुत कम होती है तो उसे हम ड्वार्फिज्म कहेंगे। एंड ग्रोथ ज्यादा होगी, बॉडी की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच हुआ है तो उसे हम गिगेंटिज्म कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए कि जीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यूज ऑफ द बॉडी विच आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग। इट इंक्रीजेस द साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स बाय माइटोटिक डिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बच्चा है, बच्चे में क्या होगा, बोन्स की साइज बढ़ेगी एंड साथ ही में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ेगा। ओनली बोन्स की साइज नहीं बढ़ती है, मसल्स की साइज, मसल्स की बोन, मसल्स की सेल्स की मायोसाइट्स की साइज बढ़ेगी एंड उनका नंबर्स बढ़ेंगे। बट क्या यही फंक्शन है, तो नहीं, इसके अलावा भी फंक्शंस होते हैं। दैट इज जीएच आल्सो एक्ट्स ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फूड स्टफ्स इन द बॉडी सच एज प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जीएच ने ओनली बोन एंड मसल्स को ही नहीं बढ़ाया है, उन्होंने मेटाबॉलिज्म पे भी एक्ट किया है। कौन कौन से मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम देखिए मेटाबॉलिज्म पे कैसे एक्ट किया, तो तीनों पे एक्ट तो किया है लेकिन तीनों का जो वे है वो अलग अलग है। जैसे कि जीएच इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को ज्यादा बनाएगा। मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स को ज्यादा ट्रांसपोर्ट करेगा, लिपिड्स का मूवमेंट ज्यादा करेगा। एंड साथ ही में कन्वर्जेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, कंजर्व करेगा। नॉट कन्वर्सेशन, दिस इज कंजर्वेशन, दिस इज नॉट कन्वर्सेशन। ठीक है, कन्वर्सेशन होता तो मतलब क्या कह सकते थे हम, कार्बोहाइड्रेट्स को किसी ना किसी चीज में चेंज करेगा। लेकिन इसने क्या किया है, ये वर्ड क्या है, कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन का मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स है, इन शॉर्ट ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को कंजर्व किया, अपने पास संभाल के रखा, डिपॉजिट किया। ठीक है, तो जीएच ने तीन फूड स्टफ्स पे अलग अलग वर्क किया, अलग अलग एक्ट किया। तो हम फर्स्ट देखते हैं ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कि प्रोटीन पे उसने कैसे वर्क किया है, कैसे एक्ट किया है। तो जीएच एक्सक्लरेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय, जीएच ने क्या किया है, प्रोटीन्स के सिंथेसिस को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया, फर्स्ट
कैसे बढ़ा सकता है वो? इंक्रीजिंग अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसने क्या किया? द कंसंट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन द सेल्स इंक्रीजेस एंड थस द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज एक्सेलरेटेड। इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझ सकती हूँ? बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई खाना बनाना है, ठीक है? आपको खाना बनाना है, लेकिन खाना क्या बनना चाहिए? थोड़ा सा जल्दी बनना चाहिए, ठीक है? ज्यादा की बात नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा जल्दी बनना चाहिए, एक्सक्लरेट होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा जल्दी बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जो हीट है, उस हीट के क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। तो क्या होगा? हीट, ये जो बर्तन है, उस बर्तन की जो मेम्ब्रेन है उससे ज्यादा पास आउट होगी। ज्यादा पास आउट होगी तो खाना जल्दी बनेगा। ऐसे ही किया जाता है, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है। सेम ऐसा ही का क्या हुआ कि जो अमीनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज मेम्ब्रेन, तो जो अमीनो एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने बढ़ा दिया। अब अमीनो एसिड ज्यादा ट्रांसपोर्ट होंगे, ज्यादा ट्रांसपोर्ट होंगे तो प्रोटीन्स भी ज्यादा बनेंगे, एक्सक्लरेशन ज्यादा होगा, ठीक है? सेकेंड इज इंक्रीजिंग आरएनए ट्रांसलेशन। क्या किया है? जीएच increases the translation of RNA in the cells because of this ribosomes activated and more proteins are synthesized. GH can increase the RNA translation even without increasing the amino acids transport into the cell. अब हमने क्या किया? हीट को तो बढ़ाया नहीं, ठीक है? हीट को नहीं बढ़ाया, हमने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि हमने क्या किया है? आरएनए के ट्रांसलेशन को बढ़ा दिया। एंड जैसे ही आरएनए के ट्रांसलेशन को बढ़ाया, तो हमें पता है उससे क्या होता है? राइबोसोम का एक्टिवेशन होता है, एंड राइबोसोम से ही तो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आरएनए का ट्रांसलेशन बढ़ेगा तो अपने आप राइबोसोम्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे, राइबोसोम्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे तो प्रोटीन्स भी ज्यादा फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इंक्रीजिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए। देखिए क्या होगा? इसने डीएनए टू आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा दिया। इट आल्सो स्टिमुलेट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए। आरएनए इन टर्न एक्सक्लरेट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल्स। देखिए इसने क्या किया है? डीएनए टू आरएनए को बढ़ाया, इसने इस प्रोसेस को बढ़ा दिया है। तो इसकी वजह से क्या होगा? सेम राइबोसोम्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे, राइबोसोम्स ज्यादा एक्टिवेट होंगे तो प्रोटीन का सिंथेसिस भी ज्यादा होगा, ठीक है? तो इसने क्या किया है? जस्ट इस प्रोसेस को बढ़ा दिया है, ठीक है? नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। अब मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि कोई चीज बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मान लीजिए आपने देखा होगा ना कि एक बचपन में सुना होगा, एक पेड़ था, इस पेड़ पे क्या है? 10 चिड़िया है, ठीक ठीक है? इस पेड़ पे क्या है? 10 चिड़िया है। 10 में से क्या हुआ? 2 की डेथ हो गई, तो कितनी बची? तो कहा क्या जाता है कि 10 ही तो बची। क्यों? क्योंकि मरी हुई चिड़िया भी तो वही है। तो हमें अगर आप उस चीज को 10 ही रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो डेड, जो किल की गई है, जो डेड जो चिड़िया है, जो डेड जो बर्ड्स है, उन बर्ड्स को भी इसी पेड़ पर रखना होगा। इन शॉर्ट हमें क्या करना होगा कि ये जो 10 चिड़िया है, इन 10 चिड़ियाओं का नंबर्स कम नहीं होना चाहिए। हम इसे 10 को तो बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन अपने हाथ में है कि हम इन 10 को भी कम ना करें। जो 2 मर गई हैं उनको भी वहीं पे रखें। तो जीएच ने क्या किया? प्रोटीन का सिंथेसिस तो बढ़ाया ही बढ़ाया, लेकिन जो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म है, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, उस ब्रेकडाउन को भी इनहिबिट किया, उसे भी कंट्रोल किया कि प्रोटीन कम होना ही नहीं चाहिए। तो कम नहीं होना भी एक तरफ से क्या है? बढ़ना ही है। कि कम नहीं होगा इसका मतलब बैलेंस है, एज इट इज अपने पास प्रोटीन रहेगा। एंड इसी की वजह से क्या होता है? टिश्यूज बनते हैं। ब्रेकडाउन कम होगा तो टिश्यूज भी ज्यादा अच्छे से बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन इनडायरेक्टली। अब क्या किया जाता है? प्रोटीन्स अमीनो एसिड से तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसने क्या किया? इसने उकसाया, इसने प्रमोट किया किसको? कि बाकी लोग भी आइए एंड आके प्रोटीन्स को बनाइए। सो जीएच इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और हम भूल जाते हैं इस चीज को कि जीएच क्या कर सकता है? इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाता है। इन शॉर्ट कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ डायबिटीज। अभी यहाँ कौन आने वाला है? डायबिटीज आने वाला है, ठीक है? तो इसने क्या किया? इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाया फ्रॉम द इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है? बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स इन पेनक्रियाज, ठीक है? एंड उसकी वजह से क्या होगा? एनाबॉलिज्म होगा प्रोटीन्स का। तो ये हमने देखे अभी तक प्रोटीन्स का सिंथेसिस कैसे बढ़ सकता है। अब हम देखते हैं कि फैट का मेटाबॉलिज्म को मोबिलाइज कैसे करेगा। सो जीएच मोबिलाइज फैट्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, so the concentration of fatty acids increases in the body fluids. These fatty acids are used for the production of energy by the cells, thus the proteins are spared. देखिए क्या होगा? अपना एक टिश्यू है,
इस टिश्यू के पास बहुत ज्यादा एडिपोज टिश्यू, ये एक एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। इस एडिपोज टिश्यू से कौन आएगा? फैट आएगा। किस फॉर्म में आएगा? फैट फैटी एसिड्स की फॉर्म में आएगा। एंड ये फैटी एसिड्स का क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। एंड मेटाबॉलिज्म होके इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जीएच ने क्या किया? जीएच ने एडिपोज टिश्यू से फैट को निकाला, ठीक है। एंड फैटी एसिड्स इंक्रीज हो गया है ब्लड में। एंड इस फैटी एसिड्स को आप यूज कर सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ड्यूरिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड्स फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, लॉट ऑफ एसिटोएसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। क्या होगा? जब फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होगा तो कौन बनेगा? एसिटो एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटो एसिटिक एसिड इज ए कीटोन बॉडीज। अगर आपको भी पता है कि कौन कौन सी कीटोन बॉडीज होती है तो नीचे कमेंट में बताइए। एसिटो एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा, कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस्ड होगी बाय द लीवर। एंड ये कहाँ चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी, बॉडी फ्लूइड्स में चली जाएगी। एंड बहुत ज्यादा अमाउंट में कीटोन बॉडीज जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कीटोसिस कहते हैं। एंड अगर यही कीटोन बॉडीज कहाँ जाएगी? यूरिन में जाएगी, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। Sometimes excess mobilization of fat from the adipose tissue causes accumulation of fat in the liver resulting in fatty acids. कभी कभी क्या होता है? ये जो फैट है इसका मोबिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करेंगे? फैट के पास जाके, लीवर के पास जाके फैट जमा होने लग जाती है। एंड लीवर के ऊपर फैट जमा है, उसी को हम क्या कहते हैं? फैटी लीवर कहते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को इसने कैसे कंजर्व किया है। कन्वर्ट नहीं किया है, कंजर्व किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग है, ये आपको पता होनी चाहिए। कंजर्व कैसे किया है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो इफेक्ट्स ऑफ जीएच ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म दैट इट डिक्रीजेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अगर हम किसी चीज को बचाना चाहते हैं, बचपन में होता था ना ऐसा, बचपन में मैं चाहती थी, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10 चॉकलेट्स है, तो वो 10 चॉकलेट्स को मैं बचाना चाहती हूँ, संभाल के रखना चाहती हूँ, तो बहुत अच्छा वे है कि मैं उसे खाऊं ही ना। होता था ऐसे बचपन में कि अपने पास टॉफीज है, तो हम क्या करते थे कि उस टॉफी को खाएंगे नहीं तो वो टॉफी कभी खत्म ही नहीं होगी। सेम ऐसा ही क्या करता है? जीएच भी करता है। जीएच ने क्या किया? ग्लूकोज को संभाल के रख लिया। ग्लूकोज को संभाल के रखा, उसने क्या कहा कि फैट है, फैट को मैंने मोबालाइज किया है, फैट से फैटी एसिड, एंड फैटी एसिड्स का यूटिलाइजेशन तो हो रहा है ना, फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म होगा, एसिटो एसिटिक एसिड बनेगा। तो जब तक एसिटो एसिटिक बनता है, एनर्जी जब तक फैट से मिलती है, कीटोन बॉडीज से मिलती है, तब तक उसने क्या किया है? ग्लूकोज को स्टोर किया, ग्लूकोज को डिपॉजिट किया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, या हम क्या कह सकते हैं? एसिटो एसिटाइल कोए, ठीक है। तो देखिए, glucose GH reduces the peripheral utilization of glucose for energy production. It is because of the formation of acetyl CoA during the metabolism of fat influenced by the GH. इसने क्या किया है? acetyl CoA को influenced हुआ है by the GH, ठीक है। The acetyl CoA inhibit the glycolysis pathway. acetyl CoA ने क्या किया? glycolysis pathway को inhibit कर दिया है। क्या हो? glycolysis pathway होगा ही नहीं आगे, since the मतलब कि ग्लूकोज टूटेगा ही नहीं। Since the GH increases the mobilization of fat, more fatty acids is available for the production of energy. By this way, GH reduces the peripheral utilization of glucose for the energy production. फैट का जब तक मोबिलाइजेशन हो रहा है, एनर्जी बहुत मिलेगी, तो जीएच को वर्क करने की नीड ही नहीं है ग्लूकोज को, ठीक है। तो ग्लूकोज इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा बाय द जीएच, या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा, या एसिटाइल कोए इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा बाय द जीएच। इंक्रीज इन द डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि टॉफी कभी खत्म ही ना हो, तो टॉफी को क्या किया जाए? एक संदूक बनाओ, संदूक में टॉफीज डालो एंड उसको किसी कोने में छुपा के रख दो। सेम ऐसा ही किया है बॉडी ने, कि बॉडी ने ग्लूकोज जितने भी थे उन सबको इकट्ठा किया, ग्लाइकोजन बनाया एंड ग्लाइकोजन को एक पैकेट में डाला एंड सेल्स में डिपॉजिट कर दिया है। अब क्या होगा? डिक्रीज इन द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं कि ग्लूकोज को अपटेक ही नहीं करेगी सेल, मतलब ग्लूकोज, हम टॉफीज को खाएंगे ही नहीं, तो हम जितनी ज्यादा हम अब ग्लूकोज को खाएंगे ही नहीं तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल तो इंक्रीज होगा, सॉरी, हम ग्लूकोज को एंटर ही नहीं होगी सेल्स में तो ग्लूकोज का लेवल तो इंक्रीज होगा। तो क्या हुआ है? जो सेल्स है वो सैचुरेट हो गई है। जैसे ही ग्लूकोज का डिपोजिशन इंक्रीज होगा, ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में सेल्स में इकट्ठा होने लगी है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में टॉफीज आ चुकी है, तो बाकी और टॉफीज उस डब्बे में, उस बॉक्स में आएगी ही नहीं।
तो ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो गया है सेल्स में, तो सेल्स सैचुरेट हो गई है ना ग्लाइकोजन की वजह से, तो ग्लूकोज सेल्स में आएगा ही नहीं। मतलब कि एक डिब्बे की, एक बॉक्स की कैपेसिटी है कि उसमें 10 टॉफीज आ सकती है, तो आप 11-12 टॉफीज लाओगे ही नहीं, तो 11-12 टॉफीज आएगी ही नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अपने पास में टॉफीज, बाहर टॉफीज अपने पास में ज्यादा बच जाएगी, तो वो आउटसाइड वाली, एक्स्ट्रा वाली चीज कौन सी है, अपने पास ब्लड है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। डायबेटोजेनिक इफेक्ट मैंने आपको बताया था, इंसुलिन का जब नाम आया था कि डायबिटीज का तो कुछ ना कुछ लेना देना है ही। हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे ही जीएच का हाइपर सिक्रेशन होगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल ऑब्वियसली बढ़ेगा। इट कॉजेज कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन ऑफ द बीटा सेल्स इन द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पैनक्रियाज एंड इट इंक्रीजेस इन द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का सिक्रेशन अब बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है। ग्लाइकोजन तो स्टोरेज हो गया, बट आगे तो नहीं ले सकता वो, जगह ही नहीं है सेल्स के पास में, सैचुरेट हो चुकी है वो। In addition to this, the GH also stimulates beta cells directly and causes secretion of insulin. Because of the excess stimulation, beta cells are burnt out at one stage. This causes deficiency of insulin. एक टाइम के बाद में क्या होगा, अभी तो GH ने क्या किया है, बीटा सेल्स को स्टिमुलेट किया डायरेक्टली, बट एक टाइम के बाद में वो सिक्रेशन होना स्टार्ट होगा, एंड बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन की वजह से बीटा सेल्स अब एक स्टेज पर आकर बर्न आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाएगा। एंड डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होने को ही हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। फुल ब्लॉन डायबिटीज मेलाइटस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। किसकी वजह से हुआ ये डायबिटीज मेलाइटस? जीएच की वजह से। कीटोसिस किसकी वजह से हुआ? जीएच की वजह से। फैटी लीवर किसकी वजह से हुआ? जीएच की वजह से। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जीएच का काम ओनली बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाना या कम करना ही नहीं है, बोन्स की ग्रोथ को, मसल्स को बढ़ाना या कम करना ही नहीं है, उसने ये डिजीज भी कॉज की है। कैसे कॉज की है? बाय एक्टिंग ऑन मेटाबॉलिज्म। अब हम देखते हैं बोन्स का, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं बोन्स का। तो बोन्स पे कैसे एक्ट करेगा? दैट द इन एम्ब्रियोनिक स्टेज जीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन सेल्स। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या बना है, एक जाइगोट बना है। ठीक है, ये क्या है? एक जाइगोट है। जाइगोट से आगे सेल्स डिवाइड होती है, ऐसे ही कुछ डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद में क्या होता है, जीएच रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्स। जैसे कि फीमर कौन सी सेल बनेगी, अल्ना कौन सी बनेगी, रेडियस कौन सी बनेगी, फैलेंजेस कैसे बनेंगे, स्कल कैसे बनेगा, तो डिफरेंशिएशन किया जीएच ने, एंड साथ ही में उनका डेवलपमेंट भी किया। हम क्या देखते हैं कि स्टार्टिंग के मंथ्स में क्या होती है, जो बेबी का साइज है वो छोटा होता है, स्लोली स्लोली बड़ा होता है बिकॉज जीएच। इन लेटर स्टेज जीएच इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ द स्केलेटन। ऑब्वियसली जो अपना स्केलेटन है उसके साइज को बढ़ा करेगा। इट इंक्रीजेज बोथ द लेंथ एज वेल एज थिकनेस ऑफ द बोन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, साइज इंक्रीज होगा, लेंथ भी इंक्रीज होगी, एंड उसकी मोटाई भी इंक्रीज होगी। इन बोन्स जीएच इंक्रीजेस सिंथेसिस। बोन्स में क्या करेगा, जीएच ने इंक्रीज किया है सिंथेसिस एंड डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स बाय कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोजेनिक सेल्स। सिंथेसिस एंड डिपोजिशन को बढ़ाया, किसके? कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स, मसल्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स की, कह सकते हैं हम उनके सिंथेसिस को, उनकी सेल्स के नंबर को या साइज को। ठीक है, multiplication of chondrocytes and osteogenic cells by enhancing the interstitial calcium absorption। हम कहते हैं ना बच्चों को कैल्शियम की नीड ज्यादा है। क्यों है बच्चों को कैल्शियम की नीड? क्योंकि कैल्शियम नहीं लेंगे तो बड़े कैसे होंगे। अब समझ में आया? हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, इनके एड्स में क्यों आता है कैल्शियम? क्योंकि कैल्शियम नहीं लेंगे तो कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोजेनिक साइज सेल्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, सिंथेसिस ही नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स बाय कन्वर्टिंग कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का ऑस्टियोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट होना भी किसकी वजह से होता है? जीएच की वजह से ही होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स। कैल्शियम क्या बनाता है? बोन मैट्रिक्स में मिनरलाइजेशन करता है, वहां पर इकट्ठा होता है मिनरल्स की फॉर्म में। GH increases the length of the bones until epiphysis fused with the shaft which occurs at the time of puberty। हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे आपकी हाइट जितनी बढ़नी होती है उतनी बढ़ चुकी होती है। मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि हाइट बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगी। जैसे कि अपने कान है, अपनी नोज है, वो हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ते हैं कि वो विजिबल हो। उनकी ग्रोथ इतनी नहीं होती है कि वो विजिबल हो, लेकिन प्यूबर्टी के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे जितना ग्रोथ्स को बढ़ना होता है वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एपीफाइसिस है,
जो एपिफाइसिस है वो क्या हो चुका है, शाफ्ट के साथ में फ्यूज हो चुका है, कंप्लीटली फ्यूज हो चुका है। तो एपिफाइसिस से ही तो ग्रोथ होती है, इसी स्टेज पे क्या होती है, यहीं से तो ग्रोथ होती है। तो ये फ्यूज हो गया है, इसका मतलब अब बोन्स की लेंथ नहीं बढ़ेगी, मतलब आपकी हाइट जितनी बढ़नी होती है प्यूबर्टी तक बढ़ चुकी होती है। आफ्टर द एपिफाइसियल फ्यूजन लेंथ ऑफ द बोन्स कैन नॉट बी इंक्रीज, हाउएवर इट स्टिमुलेट्स द ऑस्टियोब्लास्ट स्ट्रांगली, ठीक है। सो द बोन कंटिन्यूअस टू ग्रो इन थिकनेस थ्रू आउट द लाइफ। हम कह सकते हैं लेंथ तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट तो स्टिमुलेट होगा कंटिन्यूअसली। इसीलिए हम क्या कहते हैं, बोन्स की ग्रोथ बढ़ सकती है। कैसे? थिकनेस से। थिकनेस तो बढ़ेगी बोन्स की एंड हमेशा बढ़ेगी, लेकिन लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो लेंथ है बोन्स की वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो थिकनेस है वो पूरी लाइफ आपकी बढ़ेगी, ठीक है। Particularly the membranous bones such as jawbone, this is jawbone and skull bones becomes thicker under the influence of GH। जैसे ही GH का इन्फ्लुएंस होगा, जैसे ही GH ज्यादा होगा, jawbone and skull bones हमेशा थिक होगी, ठीक है। Hyper secretion of GH before the fusion of epiphysis with the shaft of the long bones causes enormous growth of the skeleton, leading a condition called GH गिग्नेटिज्म, ठीक है। गिगेंटिज्म क्या होती है, एक डिजीज होती है कि फ्यूजन होता, प्यूबर्टी आती है उससे पहले ही हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से हुआ कि फ्यूजन से पहले ही जीएच का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, दैट इज गिगेंटिज्म। हाइपर सिक्रेशन ऑफ जीएच आफ्टर द फ्यूजन ऑफ epiphysis with the shaft of the bones leads to a condition that is acromegaly। अब एक्रोमेगाली एंड गिग्नेटिज्म में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है कि गिगेंटिज्म में जीएच का सिक्रेशन प्यूबर्टी से पहले होता है, फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस से पहले होता है, मतलब कि एपिफाइसिस बोन्स के एपिफाइसिस पे जब फ्यूजन होगा उससे पहले हाइपर सिक्रेशन हुआ है। एक्रोमेगाली पे क्या होता है, एक्रोमेगाली एक ऐसी डिजीज है, ऐसा डिसऑर्डर है जो कब होगा कि प्यूबर्टी जा चुकी है, फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस हो चुका है, शाफ्ट के साथ में बोन एक हो चुकी है, अब उसमें हम शाफ्ट एंड एपिफाइसिस को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जीएच का हाइपर सिक्रेशन हुआ है, जीएच का बहुत ज्यादा सिक्रेशन हुआ है, जिसकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है, दैट इज एक्रोमेगाली, जो हम डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीएच सिक्रेशन। अब ये जीएच का जो सिक्रेशन हुआ है उसको कोई ना कोई तो कंट्रोल कर सकता है, तो कौन करता है वो हम देखते हैं, दैट इज जीएच सिक्रेशन इज अल्टर्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स, हाउएवर हाइपोथैलेमस एंड फीडबैक मैकेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन कौन रेगुलेट कर सकता है, तो ये दोनों। फीडबैक कौन सा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो जीएच इज स्टिमुलेटेड, जीएच ज्यादा होगा, जीएच का सिक्रेशन ज्यादा होगा by hypoglycemia, fasting, starvation, exercise, stress and trauma, initial step of stage of sleep। स्टार्टिंग की जो स्लीप होती है ना, हम जब सोते हैं तो क्या होता है, जीएच का सिक्रेशन बढ़ता है, लेकिन जीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है लेटर स्टेज ऑफ स्लीप में, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया भी कम होता है एंड जब फैटी एसिड्स ब्लड में ज्यादा होते हैं तो भी जीएच का सिक्रेशन कम होता है। अब हाइपोथैलेमस ने क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से कंट्रोल हो जाएगा, क्या किया है, तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स जीएच सिक्रेशन बाय थ्री हॉर्मोन्स। इसके पास तीन हॉर्मोन्स होते हैं, पहला होता है जीएचआरएच, जीएच growth hormone releasing hormone, it increases the GH secretion by stimulating the somatotrophs of anterior pituitary। जैसे ही somatotrophs एक्टिवेट होगी तो उसने स्टिमुलेट किया जीएच के सिक्रेशन को, जैसा कि वो करती है। somatotrophs का काम ही क्या है, सिक्रेशन ऑफ जीएच। तो जीएच निकलता जाएगा, जीएच जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास से जाता जाएगा ऑर्गन्स के पास में, टारगेट टिश्यू के पास में, तो जीएच का रेगुलेशन हो जाएगा। सेकेंड इज जीएच रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड्स। ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या करते हैं, जीएचआरएच को बढ़ा देते हैं, मतलब कि ये वाला जो हार्मोन है ना, ये वाला जो हार्मोन, इसको बढ़ा देंगे, मतलब कि जल्दी जल्दी जाओ, जीएच कहाँ से, हाइपोथैलेमस एंड जीएच फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से जल्दी जल्दी आप जाइए टारगेट टिश्यू के पास, तो उससे भी क्या होगा, जीएच का रेगुलेशन होगा। जीएच इनहिबिटिंग हार्मोन, अब इसने तो सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन ने तो किया ही क्या है कि जीएच के सिक्रेशन को कम करेगा, तो अपने आप ही वो रेगुलेट हो जाएगा। सोमेटोस्टेटिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द डेल्टा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जीएच के सिक्रेशन को, सोमेटोस्टेटिन को कौन कौन सिक्रेट कर सकता है, एंड सोमेटोस्टेटिन क्या है, जीएच को इनहिबिट करने वाली सेल्स या हार्मोन, ठीक है। Not cells, this is a hormone। These three hormones are transported from the hypothalamus to anterior pituitary by hypothalamo-hypophyseal portal blood vessels, जो हम लास्ट वीडियो में इसका डायग्राम बहुत अच्छे से
देख चुके हैं। फीडबैक कंट्रोल को हम देखेंगे अभी कि फीडबैक कैसे होगा। तो कैसे होगा, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल आपको यहाँ पर दिया जाएगा। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल से जीएच का सिक्रेशन कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस रिलीज जीएचआरएच जीएचआरपी, मतलब रिलीजिंग हार्मोन एंड रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड which is turn promote the release of GH from anterior pituitary। जिन्होंने क्या किया, बाहर फेंका किसको, जीएच को, तो जीएच एक्ट करेगा अलग अलग टिश्यूज पे एंड वो एक्टिवेट्स होंगे। इट आल्सो एक्टिवेट्स द लीवर सेल्स टू सीक्रेट सोमेटोमेडिन सी। ये क्या कर सकता है, सोमेटोमेडिन सी को भी एक्टिव सीक्रेट कर सकता है, जो कहाँ से एक्टिवेट होगी, लीवर से एक्टिवेट होगी। लीवर को किसने एक्टिवेट किया है, जीएच ने एक्टिवेट किया है। नाउ द सोमेटोमेडिन सी इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ जीएचआईएच, जो इनहिबिटिंग हार्मोन था उसको रिलीज करती है, ठीक है। तो जीएचआईएच ऐसे ही रिलीज नहीं होगा, कब होगा, जब जीएच कहाँ जाएगा, लीवर की सेल्स के पास, उसे एक्टिवेट करेगा, लीवर सेल्स को, वो सोमेटोमेडिन सी को सिक्रेट करेगी एंड ये सोमेटोमेडिन सी इंक्रीज करता है जीएचआईएच को कि ज्यादा अच्छे से इनहिबिट करो, जिससे कि कंट्रोल कर सके हम, ठीक है। किसी चीज को दबाना, सप्रेस करना भी तो कंट्रोल होता है। तो GHIH in turn inhibits the release of GH from pituitary. Somatomedin also inhibit the release of GHRP from the hypothalamus. ये पॉलीपेप्टाइड्स को भी इनहिबिट करता है। इट एक्ट्स ऑन द पिट्यूटरी डायरेक्टली एंड इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ जीएच। GH inhibits its own secretion by stimulating the release of GHIH from hypothalamus and इसी को हम क्या कहते हैं, short loop feedback control कहते हैं। Similarly, GHRH inhibits its own release by short loop feedback short loop feedback control whenever the blood level of GH is decreases. GHRH is secreted from the hypothalamus. तो obviously GHRH क्या होगा, secrete होगा जैसे ही GH का increase, GH decrease होगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो काम ही क्या है, रिलीज करना, किसको, GH को। It in turn causes the secretion of GH from pituitary। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये ग्रेलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेलिन क्या, इसका क्या काम है जीएच के सिक्रेशन में, तो ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ फंडस ऑफ स्टमक से आएगा। कहाँ से, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द फंडस ऑफ स्टमक, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉलर क्वांटिटी इन द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, किडनी एंड प्लेसेंटा। इसने क्या किया है, इसने प्रमोट किया है जीएच की सिक्रेशन को बाय स्टिमुलेटिंग सोमेटोट्रॉप्स डायरेक्टली। इसने सोमेटोट्रॉप्स को, सोमेटोट्रॉप्स जैसे ही स्टिमुलेट हुए हैं तो क्या होगा, ग्रेलिन भी थोड़ा थोड़ा सा प्रोड्यूस होगा, कहाँ से, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से, बट बहुत ज्यादा अमाउंट में कहाँ से सिक्रेट होता है, ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, एपिथेलियल सेल्स, कहाँ पे, स्टमक के जो फंडस वाला पार्ट है वहां से, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे इसका कंट्रोल पढ़ लेते हैं। क्या होगा, जब भी हाइपोग्लाइसेमिया वाली कंडीशन है, फास्टिंग, स्टारवेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस या ट्रोमा है, तो वो हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, ऑब्वियसली ब्रेन है, हाइपोथैलेमस के पास जाएगा, वहां से जीएचआईएच इनहिबिटर्स, जीएचआरएच स्टिमुलेट्स एंड जीएचआरपी स्टिमुलेट्स, जो कि मैंने आपको तीन हॉर्मोन्स बताए, वो तीनों सिक्रेट होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने जीएच को सिक्रेट किया, जीएच कहाँ गया, लीवर के पास, एंड लीवर से जीएच कहाँ आ सकता है, जीएचआईएच को भी इनहिबिट कर सकता है बाय द सोमेटोमेडिन सी, ठीक है। अदर टिश्यूज के पास जा सकता है एंड वहां से सोमेटोमेडिलिन किस पे एक्ट कर सकता है, बाकी के टिश्यूज पे भी एक्ट कर सकता है। तो आई होप आपको जीएच समझ में आया होगा। जीएच को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब जीएच पर कोई भी एमसीक्यू आता है तो वो मिस नहीं होगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाला है कंप्लीटली फ्री क्लासेस एंड वो सभी टॉपिक्स पे बनेगी, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी पे आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे क्लासेस अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच।